हेलो एवरीवन। आज हम अपनी टेक्स्ट बुक का चैप्टर नंबर 9 रीढ़ की हड्डी देखेंगे। इसके जो लेखक है वह है जगदीश चंद्र माथुर। इनके परिचय के बारे में जान लेते हैं। इनका जन्म सन 1917 बुलंदशहर उत्तर प्रदेश में हुआ। इनकी मृत्यु 1978 में हुई। इनका परिचय देखते हैं। जगदीश चंद्र माथुर जी एक वरिष्ठ साहित्यकार और सांस्कृतिक पुरुष थे। आपने आकाशवाणी में काम करते हुए हिंदी को लोकप्रिय बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। आप प्रसिद्ध नाटककार के रूप में प्रतिष्ठित है। इनकी प्रमुख कृतियां देखते हैं। कोणार्क, पहला राजा, भोर का तारा, शारदीय आदि। अब देखिए गद्य संबंधी इस गद्य में क्या दिया है ये देखते हैं। प्रस्तुत एकांकी में जगदीश चंद्र माथुर ने स्त्री शिक्षा के महत्व को दिखाया है। समाज के दकियानुसी विचारों पर प्रहार करते हुए लेखक ने नारी सम्मान को महत्व प्रदान किया है। मतलब इस एकांकी में हम क्या देखेंगे कि अगर स्त्री सीख लेती है तो उसकी क्या क्या लाभ होते हैं और वो किस तरह से समाज में अपनी जगह अलग से बनाती है, देखते हैं। अब देखिए प्रस्तुत एकांकी में इसके पात्र के बारे में जानते हैं। उमा एक सुशिक्षित युवती है। रामस्वरूप उमा के पिता है। प्रेमा उमा की माँ। शंकर युवक है और गोपाल प्रसाद शंकर के पिता है। रतन राम स्वरूप का नौकर है। एक कमरा अंदर के दरवाजे से आते हुए जिन महाशय की पीठ नजर आ रही है वह अधेड़ उम्र के है। एक तख्त को पकड़े हुए कमरे में आते हैं। तख्त का दूसरा सिरा उनके नौकर ने पकड़ रखा है। रामस्वरूप अबे धीरे धीरे चल, अब तख्त को उधर मोड़ दे। उधर तख्त के रखे जाने की आवाज आती है। रतन बिछा दे साहब। रामस्वरूप जरा तेज आवाज में। और क्या करेगा, परमात्मा के यहाँ अक्ल बट रही थी तो तू दूर ही से पहुंचा था क्या? बिछा दूं साहब। और यह पसीना किस लिए बहाया है? रतन तख्त बिछाता है। ही। रामस्वरूप दरी उठाते हुए और बीबी जी के कमरे में से हारमोनियम उठा ला और सितार भी, जल्दी जा। रतन जाता है। पति पत्नी तख्त पर दरी बिछाते हैं। प्रेमा लेकिन वह तुम्हारी लाडली बेटी उमा तो मुंह फुलाए बैठी है, क्या हुआ? रामस्वरूप पूछता है। प्रेमा तुम्ही ने तो कहा था कि उसे ठीक ठाक करके नीचे लाना। अरे हाँ देखो, उमा से कह देना कि जरा करीने से आए। ये लोग जरा ऐसे ही है, खुद पढ़े लिखे हैं, वकील है, सभा सोसाइटी में जाते हैं, मगर चाहते हैं कि लड़की ज्यादा पढ़ी लिखी न हो। प्रेमा और लड़का? रामस्वरूप बाप शेर और लड़का सवा शेर। बीएससी के बाद लखनऊ में ही पढ़ता है, मेडिकल कॉलेज में। कहता है कि शादी का सवाल दूसरा है, पढ़ाई दूसरा। क्या करूं, मजबूरी है। रतन बाबूजी धीमी आवाज में। रामस्वरूप दरवाजे से बाहर झांककर। अरे प्रेमा वे आ भी गए, तुम वहां को समझा देना, थोड़ा सा गा देगी मेहमानों से। हाँ आइए। बाबू गोपाल प्रसाद बैठते हैं। मकान ढूंढने में तो कुछ तकलीफ तो नहीं हुई? गोपाल प्रसाद नहीं, तांगे वाला जानता था, रास्ता मिलता कैसे नहीं। रामस्वरूप लड़के की तरफ मुखावियत होकर। और कहिए शंकर बाबू कितने दिनों की छुट्टियां हैं? शंकर जी कॉलेज की तो छुट्टियां नहीं है, वीकेंड में चला आया था। रामस्वरूप तो आपके कोर्स खत्म होने में तो अब साल भर रहा होगा। शंकर जी यही कोई साल 2 साल। रामस्वरूप साल 2 साल? हाँ जी, 1 साल का मार्जिन रखता हूँ। शंकर कहता है। गोपाल प्रसाद अपनी आवाज और तारीख का बदलती। अच्छा तो साहब फिर बिजनेस की बातचीत हो जाए। रामस्वरूप बिजनेस? ओह अच्छा, लेकिन जरा नाश्ता तो कर लीजिए। गोपाल प्रसाद यह सब आप क्यों तकल्लुफ करते हैं? रामस्वरूप तकल्लुफ किस बात की? यह तो मेरी बड़ी तकदीर है कि आप मेरे यहाँ तशरीफ लाए। क्यों, क्या हुआ? शंकर कुछ नहीं। गोपाल प्रसाद झुककर क्यों बैठते हो? ब्याह तय करने आए हो, कमर सीधी करके बैठो। तुम्हारे दोस्त ठीक कहते हैं कि शंकर की बैकबोन। इतने बाबू स्वरूप चाय की ट्रे लेकर आते हैं। गोपाल प्रसाद आखिर आप माने नहीं। राम प्रसाद आपको विलायती चाय पसंद है? हिंदुस्तानी? दोनों में से कौन सी पसंद है पूछते हैं। गोपाल प्रसाद आखिर नहीं साहब, मुझे आधा दूध और आधी चाय दीजिए और जरा चीनी भी ज्यादा डालिए। शंकर सुना है सरकार अब ज्यादा चीनी लेने वालों पर टैक्स लगाएगी। गोपाल प्रसाद चाय पीते हो? सरकार जो चाहे सो कर ले, पर आप अगर
अगर आमदनी करनी है तो सरकार को बस एक ही टैक्स लगाना चाहिए। रामस्वरूप, वह क्या? खूबसूरती पर टैक्स। गोपाल प्रसाद कहते, मजाक नहीं साहब, यह एक ऐसा टैक्स जनाब कि देने वाले चू भी ना करेंगे। रामस्वरूप जोर से हंसते, वाह वाह, खूब सोचा आपने। वाकई आजकल खूबसूरती का सवाल भी बेदड़ हो गया है। हम लोगों के जमाने में तो ये कभी उठता ही नहीं था। तश्तरी गोपाल की तरफ बढ़ाते हैं। लीजिए गोपाल प्रसाद, कभी नहीं साहब, कभी नहीं। रामस्वरूप, आपका क्या ख्याल है शंकर बाबू? शंकर, किस मामले में? रामस्वरूप, यदि यही कि शादी तय करने में खूबसूरत का हिस्सा कितना होना चाहिए। गोपाल प्रसाद कहते, यह बात दूसरी है बाबू। रामस्वरूप, मैंने आपसे पहले भी कहा, लड़की का खूबसूरत होना निहायत जरूरी है और जायजा तो मिल ही गया होगा। रामस्वरूप, जी, जायचे का मिलना क्या मुश्किल बात है, ठाकुर जी के चरणों में रख दिया, बस खुद ब खुद मिला हुआ समझिए। शंकर भी हंसता हुआ मगर गोपाल प्रसाद गंभीर हो जाता है। गोपाल प्रसाद, लड़कियों को अधिक से अधिक पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिलाई पुराई कर ले बस। रामस्वरूप, हाँ हाँ। मेज को एक तरफ सरका देता है, फिर अंदर के दरवाजे की ओर मुख कर जरा जोर से, अरे जरा पानी भिजवा देना। उमा पान की तश्तरी अपने पिता को देते हैं। उस समय उसका चेहरा ऊपर को उठ जाता है और नाक पर रखा हुआ सोनरी रिम्बाला चश्मा दिखता है। बाप बेटे चौंक जाते। गोपाल प्रसाद और शंकर एक साथ, चश्मा? रामस्वरूप जरा सकपकाते, जी वह पिछले महीने में इसकी आंखें दुखने लगी थी, इसको कुछ दिनों के लिए लगाना पड़ा। गोपाल प्रसाद, पढ़ाई वढ़ाई की वजह से तो नहीं हुआ है कुछ? रामस्वरूप, नहीं साहब, वह तो मैंने अर्ज किया ना। गोपाल प्रसाद, संतुष्ट होकर कुछ कोमल स्वर में, बैठो बेटी। रामस्वरूप, वहां बैठ जाओ। उमा, इस तख्त पर अपने बाजे के पास। उमा बैठती है। गोपाल प्रसाद, चाल में तो कुछ खराबी है नहीं, चेहरे पर की भी छवि है। हाँ, कुछ गाना बजाना सीखा है? रामस्वरूप, जी हाँ, सितार भी और बाजा भी। सुनाओ तो उमा एक हाथ गीत सितार के साथ। उमा सितार पर मीरा का मशहूर भजन मेरे तो गिरधर गोपाल गाना शुरू कर देती है। उनकी आंखें शंकर की झेपती सी आंखें से मिल जाती है और वह गाते गाते एक साथ रुक जाती है। रामस्वरूप, क्यों, क्या हुआ? गाने को पूरा करो। गोपाल प्रसाद, नहीं साहब, काफी है, आपकी लड़की अच्छा गाती है। उमा सितार रखकर अंदर जाने की कोशिश को बढ़ती है। गोपाल प्रसाद, अभी ठहरो बेटी। रामस्वरूप, थोड़ी और बैठ जाओ उमा। गोपाल प्रसाद, तो तुमने पेंटिंग वेंटिंग भी सीखी है? रामस्वरूप, हाँ, वह तो मैं आपको बताना भूल ही गया। यह जो तस्वीर टंगी हुई है कुत्ते वाली, इसी ने बनाई है, और वह उस दीवार पर भी। गोपाल प्रसाद, यह तो बहुत अच्छा है। और सिलाई वगैरह? रामस्वरूप, सिलाई तो सारे घर की इसी की जिम्मे है, यहाँ तक कि मेरी कमीज भी। गोपाल प्रसाद, ठीक है, लेकिन हाँ बेटी, तुमने कुछ इनाम भी जीते हैं। उमा चुप। रामस्वरूप इशारे के लिए खांसते हैं, लेकिन उमा चुप, उसी तरह गर्दन झुकाए। गोपाल प्रसाद अधीर हो उठते हैं और रामस्वरूप सकपकाते। रामस्वरूप, जवाब दो माँ। गोपाल से, हाँ, जरा शर्माती है। इनाम तो उसने। गोपाल प्रसाद, उमा रूखी आवाज में, जरा इसे भी तो मुंह खोलना चाहिए ना। उमा, देखो आप क्या कह रहे हैं, जरा दो ना। उमा हल्की लेकिन मजबूत आवाज में, क्या जवाब दूं बाबूजी? जब कुर्सी मेज बिकती है तब दुकानदार कुर्सी मेज के कुछ नहीं पूछता, सिर्फ खरीदारी को दिखला देता है। पसंद आ गई तो अच्छी, वरना। रामस्वरूप चौंक कर खड़े हो जाता है। उमा, अब मुझे कह लेने दीजिए बाबूजी। गोपाल प्रसाद, बाबू रामस्वरूप, आपने मेरी इज्जत उतारने के लिए मुझे यहाँ बुलाया है? उमा, जी हाँ, और हमारी बेइज्जती नहीं होती जो इतनी देर से आप नापतोल कर रहे हैं। शंकर, बाबूजी चलिए। गोपाल प्रसाद, क्या तुम कॉलेज में पढ़ी हो? रामस्वरूप चुप। उमा, जी हाँ, मैं कॉलेज में पढ़ी हूँ, मैंने BA पास किया है, कोई पाप नहीं किया, कोई चोरी नहीं की, और न आपके पुत्र के लड़कियों के हॉस्टल में ताक-झाक करता कायरता दिखाई है। मुझे अपनी इज्जत, अपने मान का ख्याल है, लेकिन इनसे पूछी कि किस तरह नौकरानी के पैरों में पड़कर अपना मुंह छिपाकर भागे है। रामस्वरूप, उमा। गोपाल प्रसाद खड़े होकर गुस्से में, बस हो चुका बाबू। रामस्वरूप, आपने मेरे
साथ दगा किया। आपकी लड़की बीए पास है और आपने मुझसे कहा था कि सिर्फ मैट्रिक तक पढ़िए। दरवाजे की ओर बढ़ते हैं उमा, जी हाँ जाइए, जरूर चले जाइए, लेकिन घर जाकर जरा यह पता लगाइए कि आपके लाडले बेटे की रीढ़ की हड्डी भी है या नहीं, यानी बैकबोन। बैकबोन बाबू गोपाल प्रसाद के चेहरे पर बेबसी का गुस्सा और उनके लड़के के रुलासापन दोनों बाहर चले जाते हैं। उमा सहसा चुप हो जाती है। देखिए स्टूडेंट, इस जो एकांकी है इसमें यही बताया गया है कि जो एक स्त्री होती है अगर वह शिक्षा प्राप्त कर लेती है तो समाज में उसकी एक अलग जगह होती है। पहले का जमाना था जब लड़कियों का पढ़ना अच्छा नहीं माना जाता था, तो ये उसी टाइम की कहानी बताई जा रही है कि एक लड़की होती है उमा नाम की, उसके रिश्ते के लिए कुछ लोग आते हैं और वो रिश्ता तय करने के लिए आते हैं, लेकिन उमा वो लड़के को अच्छी तरह से जानती है जो अपने चरित्र के कारण उसके चरित्र के कारण वो जानती है कि वो लड़का अच्छा नहीं है। और नापतोल किसकी की जाती है, तो लड़की की जाती है जो समाज की एक खराब छवि को दर्शाती है। तो इस कहानी में इसके द्वारा यही बताया गया है। तो जो समाज के जो इस अब बदलाव आए हैं तो वो हमें साफ दिखाई अब देते हैं। तो इसमें हमने यही देखा।